कि मैं एक आइडियल कॉम्बिनेशन को देखूंगा जिसने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का एजुकेशन। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने बीकॉम ऑनलाइन की है या बीकॉम आपने की, आपके बीकॉम के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कि आपने जर्नलिज्म किया है, आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन का डजंट मैटर, यदि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको पहली जॉब सेम लेवल पे ही मिल जाएगी ज़्यादातर। देखिए कोई भी ऐसा सवाल नहीं इंटरव्यूअर जो आपसे पूछ सकता है जो आपके सीवी से बाहर है या आपके डोमेन से बाहर। तो पहली चीज़, और ये मेरे बॉस ने मुझे बताया था जो मेरे साथ लाइफ टाइम का, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैंने देखा है, इंटरव्यू शुरू हुआ और उनका पहला, मैं उनसे पहले सवाल पूछूं, उनका पहला सवाल था सर इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी। सो वो एब्सोल्युटली नो नो है, मतलब मैं तो शायद ऐसे बंदे को कभी हायर नहीं करना चाहता। So hello and welcome back everyone to another episode of our all new HR series and आज का सेशन ट्रस्ट में आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। आज के सेशन के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, he himself has hold 7 degrees, 7 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज, 8th वो कर रहे हैं और 9th का वो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। एंड मुझे लगता है कि आपको इसके साथ बहुत सारे टिप्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। सो जल्दी से हम अपने जो गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं और आपको इस सेशन को दिखाते हैं। तो आर टुडेज गेस्ट इज द CHRO राज तनवर जी। So welcome sir, welcome to our show and we are really glad to have you here and I think आज के सेशन के साथ एक बहुत बड़ी जो स्टूडेंट्स के मन में जो भी कंफ्यूजन है या वर्किंग प्रोफेशनल के मन में जो भी कंफ्यूजन है दैट इज गोइंग टू बी क्लियर एंड आई होप कि सारी चीज़ें अच्छे से हो। वेलकम सर। थैंक यू पूजा। मैं कोशिश करूंगा, I'll try my best, I'll try to meet your expectation and audience expectation. I hope I'll be able to give some tips or share some knowledge which will help everyone. Even I need it. So at first I really want to know your complete journey from HR head and CHRO, the Chief HR Officer. Sure. So I'll keep it very short. मैं पढ़ा बहुत हूँ ज़िंदगी में, I've studied a lot यहाँ तक पहुँचने के लिए। Some of it has been formal education, which I have done, like my BBA, my MBA. Then after that, I have done a lot of executive education. I have done a lot of online education. The intent was always very simple, to stay ahead of the curve. कुछ अलग करना था लाइफ में, वो मेरे साथ चलता ही। और आज आप कह सकते हैं hold approximately 7 postgraduate degrees, other than my graduation that I have. 7? Yeah. Oh my God. Yeah, Hello first. Indeed. और बहुत important रहा is मेरी पूरी journey that I have never restricted myself to one domain. Like HR happens to be my bread and butter, but I didn't make that only as a part of my life. What I did is ancillary education along with that keeps me ahead of other HR professionals. So coming back to your question, जैसे आपने सवाल पूछा था कि कैसे मेरी ये जर्नी रही, बहुत एक्साइटिंग रही। मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया था तो ग्रेजुएशन ये सोच के किया था BBA कि मैं MBA करने वाला हूँ, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि मुझे MBA मार्केटिंग में करनी है और मैनेजमेंट में करनी है, जनरल मैनेजमेंट में। बट जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, मैंने रियलाइज किया कि आई एम मोर कट फॉर HR काइंड ऑफ अ करियर, बिकॉज मैं सभी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा था। तो फाइनेंस में भी थोड़ा सा अच्छा था, मार्केटिंग में भी थोड़ा सा ठीक था, और बाकी सारे ऑपरेशंस है ना, सभी फंक्शंस में थोड़ा थोड़ा बेटर था। एंड आई रियलाइज HR is one function which actually cut across various functions in an organization. जैसे यूजुअली मार्केटिंग है तो वो सब मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, फाइनेंस ही कर रहे होते हैं, बट HR में आपको थोड़ा थोड़ा सब करने को मिलता है। एंड देन आई एम ऑलवेज वेरी गुड विद लॉज, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, व्हाट मेड मी एन आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर HR. और अर्ली सक्सेस मिली करियर में। यूजुअली लोग एट द एज ऑफ 29 अपने करियर में एक लेवल ढूंढ रहे होते हैं, एंड आई बिकेम हेड ऑफ HR for a company called iShare Engineering Solution. 6-7 years down the line, it was a small setup, but वहीं से फिर जर्नी मेरी शुरू हुई HR की। और उस टाइम में फर्स्ट टाइम एक HR हेड बना। HR हेड और CXO या CHRO जब हम बोलते हैं, उसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि आप HR हेड होके शायद डिसीजन लो,
बट सीट्सो के जब आपने डिसीजन लिए वो आपके डिसीजन फ्यूचर में आपको डिफाइन करते हैं एज अ लीडर हु यू आर। एंड नाउ आई हैव बीन अ CHRO फॉर लास्ट 10 years, सो एज अ लीडर आई वुड से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज अ लीडर अभी मैं फोर्ब्स के साथ एसोसिएट, मैं एडवांटेज क्लब के साथ चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर प्लस CHRO, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट जो आपको डिफरेंशिएट करता है वो होता है आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, और specifically I would say that your ability to influence other people and help an organization to grow, कि आपका क्या contribution है उस organization को great बनाने में, because हर CXO को you have to put your skin in the game, so इस तरह की मेरी journey है। So as you said that you are also connected with Forbes. Yes. And it is such a big brand. So It is. how does it feel to be a part of such a big business? What can I say, magazine or what? Sure. So in short, आप यदि लाइफ में कोई एम्बिशन लेके चलेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना है उस ओपिनियन पे। लेकिन तो मैं एक छोटा सा आपसे एक इंटेंट शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं अपने BBA में था तो वन ऑफ माय प्रोफेसर यूज्ड टू ब्रिंग इन फोर्ब्स मैगजीन इनटू द क्लास एंड यूज्ड टू पिक अप वन आर्टिकल एंड टेल अस कि चलिए इसको इंटरप्रेट करते हैं कि इकोनॉमिकली अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपका क्या ओपिनियन होगा। बस वहीं से एक दिन कभी दिमाग में था कि समडे आई हैव टू राइट फॉर फोर्ब्स, किसी दिन मुझे भी लिखना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे आर्टिकल्स बच्चे या कोई भी पढ़ें या देखें या इंटरप्रेट करें इसी तरह से। सो वहीं से जर्नी शुरू हुई थी। और जो मैंने आपको बोला कि जो मैंने एजुकेशन लिया, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज फोर्ब्स एज अ मैगजीन हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं। आई थिंक दे हैव मेड अ निश फॉर देमसेल्फ एंड it's been great. I have written couple of articles for them, co-authored with couple of other people in the area of HR because वो मेरा domain expertise है। So काफी अच्छा लगता है, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है इनसे। क्योंकि इंडिया में बैठ के आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बिल्ड कर पाते हो, एक ऐसी ऑडियंस के साथ जुड़ पाते हो जो यहाँ पे नहीं रहती बट ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे शेप कर रही है इस इंडस्ट्री को। तो वो एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा है। Amazing it is. And as we talked about Forbes, so जी. it is well known for business strategies and listing the high business tycoons and everyone. So जी. how does it different from the normal journalism or business journalism? देखिए, जो नॉर्मल जर्नलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है व्हाट्स हैपनिंग नाउ, और इन शॉर्ट टर्म लाइक आपने अभी कोई एक टॉपिक पिक किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइज ऑफ आई वुड से सेंसेक्स राइट नाउ इन इंडिया, वी ऑल नो इट्स ऑलरेडी Nifty already crossed 21,000 and so is BSE. Forbes एक या दो स्टेप अहेड रहता है। वो पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। वो यूजुअल स्टोरीज पिक नहीं करते, वो नॉर्मल मीडिया एट प्रेजेंट पिक नहीं करते। तो आप जब भी फोर्ब्स पिक करेंगे आपको दो बड़े क्लियर या तीन बड़े क्लियर पर्सपेक्टिव नजर आएंगे। इफ देयर इज अ स्टोरी व्हिच इज कवर्ड इन द पास्ट, दे विल ब्रिंग इट बैक अगेन विद अ वेरी डिफरेंट टच। Or if there is a story which is others are covering, you will not find the same story being covered in Forbes in the same fashion. वो उसका एक अलग नजरिया लेके आएंगे या फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेके आएंगे कि आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या होगा। जैसे we all know the condition right now of the global world economic circumstances because of war. Now the second war has started. Couple of issues that we know that's happening in America, so on and so forth. The UK has just gone through a very very big political turmoil. So Forbes का हमेशा पर्सपेक्टिव रहता है कि वो बहुत न्यूट्रल और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, जिसको पढ़ के आप मैं कह सकता हूँ कि काफी इन्फ्लुएंसर्स की एक ओपिनियन भी बनती है। So Forbes is not just a magazine; it's an opinion maker, I would say. That's how they are. And there is this thing. How does this recruitment process have been changed from last 10 years? देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के फंडामेंटल्स वही रहेंगे, जिस तरीके से होता है वो बदल गया। रिक्रूटमेंट यदि आप देखे जाए तो देखिए इट्स अ बेसिक नीड की एक जॉब है, और उस जॉब के कुछ जॉब स्पेसिफिकेशंस है। जैसे एक जॉब है उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है कि इतनी कम से कम मिनिमम डिग्री होनी चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस फील्ड में काम करना चाहिए। डिग्रीज पे ज्यादा फोकस होता था rather than वर्क एक्सपीरियंस, बट नाउ अब मुझे लगता है कि वर्क एक्सपीरियंस को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। ट्रू। सो मैं आपसे शेयर कर रहा था वही कि अभी भी पर्सपेक्टिव वैसा है कि लोग देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिक एजुकेशन क्या है।
किस डोमेन एक्सपर्टीज से बंदा आता है। पहले बहुत लिमिटेड जॉब ऑप्शंस होती थी जब आप सर्च करते थे, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उस टाइम फ्लो इतना अच्छा नहीं था। आपके आई वुड से रिक्रूटमेंट चैनल्स इतने ओपन नहीं हुए थे, इतने एवेन्यूज नहीं थे, गिने चुने जॉब बोर्ड्स हुआ करते थे और गिने चुने पोर्टल्स बाद में थे। बट आज की डेट में जो बहुत अलग चीज हुई है वो ये हुई है कि रिक्रूटमेंट एक बहुत अलग शेप ले ली है। पहले सिर्फ Naukri.com था या फिर मॉन्स्टर, इनमें से इनफैक्ट आप में से तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होगा कि जॉब स्ट्रीट करके एक जॉब पोर्टल हुआ करता था। हाँ जी, तो इंडिया का वंस अपॉन अ टाइम इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट जॉब पोर्टल्स कॉल्ड एज जॉब स्ट्रीट। उससे पहले करियर्स आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में, इन सब में लिटरली मेरे टाइम में तो हम न्यूज़पेपर को खोल के देखते थे। Exactly. I was coming to that point because मैंने भी न्यूज़पेपर में बहुत सारी जॉब्स देखी है ना, कि अब यहाँ अप्लाई करते हैं। I have applied also a lot in a lot of jobs. So अब जो फिनोमेना बदला है वो रिक्रूटमेंट का ये बदला है कि अब नेटवर्किंग साइट्स जो हैं या फिर आप कह सकते हो सोशल रैंकिंग साइट्स, उन्होंने भी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया। I'll take an example. कभी किसी ने सोचा होगा लिंक्डइन का भी रिक्रूटमेंट करेगा? बट आज LinkedIn इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल। हमने हमेशा सुना है कि ग्लासडोर सिर्फ एक एम्प्लॉय रैंकिंग या एम्प्लॉयर रिएक्शन पोर्टल है, बट दे आर वेरी नाउ बिकमिंग वेरी वेरी बिग इन रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट के फंडामेंटल्स बदल गए। एक टाइम पे होता था कि आप किसी वेबसाइट को विजिट कर लेते थे तो उसका एक ट्रैकर या आपको ना कुकीज के थ्रू आपको एक ट्रैक कर लेती थी वेबसाइट की, आप क्या बाय करना चाहते हैं। अभी भी हो जाती है, आप एक छोटी सी चीज सर्च करना, you'll be surprised even to know if that we are talking about something it comes in our mobile के you'll be surprised to know that यही सारे trackers अब आज की डेट में recruitment portals पे रहते हैं। So if you are the right set of person with the right set of skills, आपको जॉब आज नहीं तो कल मिल जाएगी। दो चीजें आपको रिक्रूटमेंट में ध्यान रखनी है और मैं कहूँगा वो बदली है। एक पेशेंस लेवल, लोग बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, एंड सेकंड इज क्रिएटिविटी कोशेंट बहुत ऊपर चला गया है। रिज्यूमे बनाने से लेके किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस किया जाता है। मेरे टाइम में तो एक सिंपल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे भी यदि आपने एक रिज्यूमे बना लिया तो वो चलेगा। पर आज की डेट में योर रिज्यूमे हैज टू टेल अ स्टोरी। यदि आपके रिज्यूमे में स्टोरी टेलिंग मिसिंग है तो मैं सर्टनली कहूँगा आपको दोबारा से यू हैव टू गो बैक एंड मेक योर रिज्यूमे, बिकॉज रिज्यूमे इज द फर्स्ट फंडामेंटल which I would say is essential for getting noticed by a recruiter. यदि एक recruiter ने आपके resume को notice नहीं किया या एक I would say that recruitment assessment tool ने यदि आपके resume को pick नहीं किया तो आपकी defeat पहली वहीं हो जाती है। And my boss said it. एक टाइम ऐसा था कि मुझे recruitment को लेके काफी challenges आ रहे थे, and he said it कि राज you never get a second chance to make first impression. So every time do it first, do it the way that you will never do it again. और वो लाइन मेरे माइंड में हमेशा रहेगी कि या यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। सो जब भी आपको कोई इंटरव्यू कॉल आती है आपको इस तरह से ट्राई करना चाहिए कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेकंड कॉल। बिलीव यू मी, इन फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू विल बी मेक। सो दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू एंड वेरी इंस्पायरिंग। आई थिंक लाइफ में हमें सच में सेकंड चांस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फर्स्ट में ही सारे अपनी मेहनत लगा देनी चाहिए। So सर हमने स्किल्स की बात करी, हमने रिज्यूमे की बात करी, एंड देयर इज दिस थिंग कि स्टूडेंट्स का एक जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जर्नलिज्म करा, एंड एट दैट टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं, इवन देयर आर सम जो मेरे अंडर भी काम करते हैं, एंड दे आर लाइक कि हमें उस टाइम की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आप इस सिचुएशन को थोड़ा एलैबोरेट करिए, साथ ही साथ उनको थोड़े सॉल्यूशंस भी बताइए दैट व्हाट कैन दे डू। जी देखिए, बिकॉज मैं HR फील्ड से आता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये वर्ल्ड में बहुत रेयर हुआ है ये फिनोमेना कि एक ही साल के अंदर ग्रेट रिसेशन आया और एक ही साल के अंदर ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ। मतलब ये दोनों साथ साथ। तो ग्रेट रेजिग्नेशन पहले शुरू हुआ जहाँ पे लोगों ने थोड़ी मतलब हाइक्स के लिए बहुत जल्दी रिजाइन किया, और उसी साल फिर बहुत बड़े ले ऑफ्स किए। तो ये पहली बार वर्ल्ड में ऐसा फिनोमेना है। अब बात करेंगे हम मीडिया जर्नलिज्म की इन पर्टिकुलर, क्योंकि आपने मुझसे वही सवाल पूछा। देखिए, जर्नलिज्म जब भी किसी भी कंट्री में मशरूम अप करता है तो वो अलग अलग छोटी स्टोरीज के ऊपर करता है। एक आपको वाइड स्प्रेड कवरेज करनी पड़ती है एक चैनल को चलाने के लिए, एक मैगजीन को चलाने के लिए। कोविड के दौरान एक सबसे पहला फिनोमेना क्या हुआ कि पूरा का पूरा मीडिया सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर कर रहा है।
तो वो जो छोटी छोटी स्टोरीज थी वो कहीं पे खत्म हो गई, वो छोटे छोटे जो स्पार्क्स थे वो कहीं पे खत्म हो गए, जिसकी वजह से जो करियर लिमिटेशंस थे या ओपनिंग्स थी वो काफी लिमिटेड रहने लगी। जैसे आप जर्नलिज्म में भी देखें तो बहुत वाइड एंड वास्ट वैरायटी ऑफ कवरेज है। कोई क्रिमिनल है कवरेज करता है, कोई बिजनेस कवरेज करता है, कोई मेडिकल कवरेज करता है। उस टाइम यदि आप देखें तो हर कोई एक तरह से बिजनेस मैगजीन से लेके इवन क्रिमिनल ऑल वाज हैपनिंग ओनली अबाउट कोविड। सो उसने क्या है कि नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस को एकदम लिमिट कर दिया कि आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन और बहुत ज्यादा ओपनिंग आ भी नहीं रही थी उस दौरान, बिकॉज जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट थे जो किसी और डोमेन में थे उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया था कोविड के बारे में अपने अपने फील्ड में। द सेकेंड थिंग इज बिकॉज इमीडिएटली उसके बाद ग्रेट रिसेशन हुआ तो बहुत ज्यादा जॉब्स लोगों की गई। सो काफी ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट या काफी ऐसे सीनियर कंटेंट राइटर्स अवेलेबल थे जो फ्रीलांसिंग बेसिस पे 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 कंपनियों के लिए काम कर रहे थे, जो पहले फुल टाइम एक या दो बिजनेस हाउसेस के लिए काम करते थे। उन्होंने भी लिमिटेड ऑप्शंस लगा दिए। तीसरा, रियल एस्टेट मार्केट इमीडिएटली आफ्टर कोविड टुक ए ह्यूज हिट बिकॉज ऑफिसेस खाली हुए थे वर्क फ्रॉम होम की वजह से। सो उसकी वजह से क्या हुआ था कि इवन मीडिया इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन देखा गया और काफी रैंप डाउन था। इन सब फैक्टर्स को लेके काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। और हाँ, बहुत लोगों को अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल पाई। उसके इमीडिएटली बाद अभी जो हम जानते हैं वो क्या हुआ कि वॉर शुरू हो गई जो अनएक्सपेक्टेड था। एट द सेम टाइम सेकेंड वॉर शुरू हो गई जो भी अगेन अनएक्सपेक्टेड था। वर्ल्ड एक अलग सिचुएशन में चला गया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इंडिया में, और इंडिया ग्लोबली यदि आप देखो इंक्लूडिंग यूएनडीपी रिपोर्ट, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग नेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वन ऑफ द हाईएस्ट। और आप हमारा स्टॉक मार्केट देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑल टाइम बेस्ट। और ये हमारे लिए काफी अच्छा है। दोबारा से यदि आप देखें तो इंडस्ट्री ने पिकअप किया। हाँ, उस दौरान जो लोगों ने ढूंढा जॉब वो शायद अभी अपने ड्रीम जॉब्स में नहीं होंगे, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंटली ढूंढते रहिए जॉब। आप कुछ ना कुछ बेटर करते रहिए। मैं आपको एक अपने बहुत ही क्लोज दोस्त का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट ही लॉस्ट हिज जॉब इज अ वेरी वेरी सीनियर लेवल इन मीडिया इंडस्ट्री। ही मेंटेन हिज टच विद ऑल हिज कलीग। उन्होंने अपने सारे कलीग्स के साथ टच में रहे। इनफैक्ट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही इवन यूज्ड टू गो टू स्टूडियो। वो स्टूडियो जाते थे और अपने बाकी कलीग्स को सिर्फ बैठ के हेल्प करते थे। एंड लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू आस्क हिम कि मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, व्हाई यू स्टिल डूइंग। सो ही सेड कि मैं अपना टच नहीं खोना चाहता। आई डोंट वांट टू लीव द टच। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिकेम असिस्टेंट। There are a lot of people who started supporting somebody else. Do no job is a bad job. कोई काम खराब काम नहीं होता, बट सिर्फ इतना है कि आप क्वालिटी काम ढूंढिए, persistently उस पर काम करिए। I'm sure एक दिन ओपनिंग आएगी and you will be there. But yeah, जॉब मार्केट के अंदर आपको persistent and patience दोनों चीजें चाहिए, तो वो रखना पड़ेगा। So बस persistent and patience की जरूरत है and you will get your dream job. You will. Definitely. सर, हमने रिक्रूटमेंट की बात करी है। हाँ जी। एंड हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो देर आर, अब एक टाइम ऐसा था 5-10 साल पहले की बात है जब सिर्फ रेगुलर एजुकेशन या थोड़ा बहुत डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स हुआ करते थे। बट नाउ हमारे पास एक डाइवर्स एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं। एंड जैसे कि अभी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो हाउ डू यू सी सच स्टूडेंट्स और जो एक ऑनलाइन एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं? देखिए, आने वाले टाइम में जैसे दो लोगों की इन पर्टिकुलर, दो तरह के लोगों की इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। एक तो स्पेशलिस्ट की और एक जर्नलिस्ट की। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं एज अ डोमेन एक्सपर्ट मैं HR का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन जो मैंने आपसे बात किया कि आई होल्ड मल्टीपल डिग्रीज, you will be surprised to know that I hold a degree from Massachusetts Institute of Technology, MIT, which is one of the world's best in human-centric design and design thinking. अब उसका HR से कोई correlation. At the same time, I have done my further education from Tuck Business School and Columbia Business School in strategy and innovation. What I did is I diversified my career, kept my core domain where it was, but side by side मैंने कुछ और अलग courses किए so that जब मेरा CV किसी और के CV के साथ रखता हूँ तो जॉब्स और जब आप लेते हैं तो वो कंपनीज तो सभी देखते हैं, लेकिन एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सो जब एजुकेशन को वो कंपेयर करेंगे तो इट विल मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि इन सब डिग्री करने के लिए मैं ऑब्वियसली अपना करियर छोड़ के दोबारा से तो कैंपस में जाने वाला नहीं।
एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी कई बार एक तरह का आई वुड से दैट एक रोड ब्लॉक क्रिएट कर देता है, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू कैन गो फॉर 2 months ऑन अ कैंपस और 15 days जॉब नहीं मतलब नहीं मिल पाती। आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज अ ग्रेट मेथड इन अ मीडियम, not only to learn but at the same time to upskill yourself. So मैं अक्सर कहता हूँ कि 3 पर्सपेक्टिव होते हैं, upskilling, reskilling and job based skilling. अब job based skilling बड़ा strategic skilling होता है, जिसमें आपको ये देखना है कि आपके अपने डोमेन में आप कौन से साइड बाय साइड कोर्सेज कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया HR में, तो वो आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और मेरी अपनी ओपिनियन में आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में ज़्यादा फर्क रहेगा। व्हाट मैटर्स इज व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू ब्रिंग इन। और ऑनलाइन में भी आप देखेंगे कि कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑनलाइन में भी आप देखेंगे कि इनफैक्ट मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं डेव उल्ड्रिच से मिलूंगा। डेव उल्ड्रिच इज द फादर आई कैन से दैट ऑफ मॉडर्न HR। ओके सो यू मेट हिम? Yeah, in fact, I interacted with him. I met him. I was a part of one of the course where he was teaching. Then I shared a platform with him. तो स्टूडेंट से लेकर उनके साथ बैठना और प्लेटफॉर्म शेयर करना मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। बट ये सब इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कनेक्ट। तो मेरी अपने ओपिनियन में तो ऑनलाइन एजुकेशन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस ना देखें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन में एजुकेशन मेक्स डिफरेंस और ऑनलाइन एजुकेशन इज हियर टू स्टे। अमेजिंग। सो सर, व्हाट अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस? अगर आपके पास कोई कैंडिडेट आता है हु इज हैविंग ऑनलाइन एजुकेशन एंड अनदर वन हैविंग रेगुलर एजुकेशन, तो आप दोनों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? देखिए, मैं 2 नजरिए से देखता हूँ, व्हाट इज बेसिक एजुकेशन और व्हाट इज प्रोफेशनल एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन जो होता है आपका, क्योंकि आपने मुझसे मेरा नजरिया पूछा और हमेशा हर किसी का इंडिविजुअल नजरिया होता है। बेसिक एजुकेशन यदि आपने यूनिवर्सिटी से किया तो ऑब्वियसली आप यू हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड, यू नो व्हाट डज इट टेक टू बी देयर। सो काफी मैं उसको काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि आपने बेसिक एजुकेशन वहां से किया। हैविंग सेड दैट, यदि किसी ने ऑनलाइन भी किया है तो कोई बुराई नहीं है। व्हाट मैटर्स इज जब आपने काम करना शुरू कर दिया, एंड आर यू अ स्टूडेंट फॉर लाइफ और नॉट, क्या आप जिंदगी में आपने सीखने की लगन है? तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम लर्निंग या बाइट साइज लर्निंग। वो आपने किस डोमेन में की है? क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन होता है वो हमेशा बाइट साइज लर्निंग होता है, क्वांटम लर्निंग बेस्ड होता है। और यदि आपने वो अच्छे कोर्सेज पिक किए हैं तो इसका मतलब आपने ज़ील है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं जिंदगी, और वो आपको हमेशा आगे रखेगा बाकी लोगों से। तो या मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक आइडियल कॉम्बिनेशन को देखूंगा जिसने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का एजुकेशन। सर, यू जस्ट टोल्ड कि आपने 7 डिग्रीज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज अभी तक ले लिया है, एंड दिस इज आई मीन मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं इतना पढ़ सकती हूँ। तो आई लाइक स्टडिंग, बट स्टिल मेरा प्लान है कि PhD करनी है, बस हो गया। बट सर, किस फील्ड में आपने ये जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी, या फिर इनमें से कौन से ऐसे प्रोग्राम्स थे जो आपको आपकी करेंट पोजीशन पे हेल्प करें? देखिए, HR एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है 5 या 6 चीज़ों का। फर्स्ट इज आई वुड से दैट नॉलेज ऑफ HRD, व्हिच इज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। सेकंड इज लॉ। थर्ड इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फोर्थ इज इफ देयर इज अ कंज्यूमर बिहेवियर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एम्प्लॉय, वो भी है। और उसके साथ इंसलरी काफ़ी सारी है। तो मेरा जो एजुकेशन रहा है वो मेरा फंडामेंटल बेसिक एजुकेशन, आई एम अ रैंक होल्डर फ्रॉम सिम्बॉयसिस। उसके बाद मैंने IIM से अपना फर्दर एजुकेशन लिया, IIM अहमदाबाद से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन लिया, विच वाज इन जनरल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद मैंने अपना जो फर्दर एजुकेशन लिया वो ह्यूविट एसोसिएट से, जो अब एऑन ह्यूविट है। अगेन आई डिड इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। फिर मैंने अपना जो एजुकेशन किया वो टक और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से किया, जैसे मैंने आपको बताया था, इन इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजी। मैंने अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन कोर्सेज के लिए भी HRIS के लिए from SAP, from Oracle, from Ramco Marshall. So there is a HRIS program which cuts through and about you. Design thinking and human centric design जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने MIT से किया, और लास्ट मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया वो ISB से, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, 4 months बैक इन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। मैंने अभी फिनिश किया बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद
Advantage Club Technologies. मैं वहाँ पे रुका नहीं, मेरी 8 तभी फिलहाल चल रही है जो है डिजिटल मार्केटिंग में SEO ऑप्टिमाइजेशन, जो भी मेरे फिलहाल चल रहा है. So आपका फाइनल डेस्टिनेशन वैसे क्या है? How many degrees do you want? Maybe it's not about degrees. I think it's about it's about doing something for yourself and for your society and for the people that are around you. At some point of time, I want to be an entrepreneur. जो मैं पहले भी रहा हूँ. मैं मीडिया फील्ड से हूँ, मेरा पहले भी एक स्टूडियो था. So I think at some point of time मैं दोबारा आऊँगा इसी फील्ड के अंदर. अभी आ ही चुका हूँ फोर्ब्स के जरिए. But yeah, I think at some point of time I have a dream to start a studio. और वो मेरे काफ़ी काम आएगा. तो आप जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे वो जैसे कंज्यूमर बिहेवियर होता है, तो मैंने पढ़ा, मैंने मार्केटिंग के कोर्स में कुछ किया, मैंने डिज़ाइन थिंकिंग में किया. So media is something that I want to do something. I just hope I'll be the part of it, or at least we'll meet again. We will. And we'll have another session. And I must say that you are a perfect example. जो एक हमेशा एक बात बोली जाती है कि आपको हमेशा एक लर्निंग मोड पे रहना चाहिए. हाँ. हमेशा एज अ स्टूडेंट आपको हमेशा चीजें सीखती रहनी चाहिए. Sure. तो यू आर दैट परफेक्ट एग्जांपल. यू आर ऑन लर्निंग मोड All the time. मैं बिलीव करता हूँ इसमें, जैसे मैंने आपको बोला, आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ. मुझे किसी से भी कुछ भी सीखने के लिए मिलता है. आई डोंट that is something हम सबको फॉलो करना चाहिए एक्चुअली. सो सर, इतनी सारी डिग्रीज एंड इसके लिए फाइनेंस भी बहुत इट इज एक्चुअली अ वाइटल थिंग. करेक्ट. तो हाउ, कैसे ये सारे स्टूडेंट्स मैनेज करेंगे? इट्स नॉट लाइक सबके लिए इट्स नॉट अ कप ऑफ टी. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई आल्सो कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंस मेरे लिए भी एक चैलेंज रहा है. लेकिन आज की डेट में 2 चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है. आपने मुझसे कुछ देर पहले रिक्रूटमेंट का एक सवाल पूछा, लेकिन रिक्रूटमेंट इतना बदल गया, लर्निंग भी बहुत बदल गई है. पहले एक छोटा सा कोर्स करने के लिए आपको कम से कम 30-40 हज़ार चाहिए. आज आप ज़्यादातर कोर्सेज इनफैक्ट फ्री अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा आपको फिर भी एक सर्टिफिकेट लेना है तो आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं. यूडेमी पे कोर्सेज अवेलेबल, कॉर्सेरा पे बहुत वेबसाइट्स हैं, एंडलेस. गूगल के पास इतने सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं. लिंक्डइन के अंदर आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ 1 साल के दीजिए और आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज करने को मिलेंगे. बट हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा. सो वो है. और दूसरा मैंने कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ. मैंने शुरू में जब मैंने अर्न करना शुरू किया तो देखिए मेरी जिंदगी का ना बहुत बड़ी डायकोटमी है कि हम अर्न जब करते हैं तो हम लर्न भूल जाते हैं, और जब हम लर्न करते हैं तो फिर अर्न करना भूल जाते हैं. कहने का मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कमाना भूल जाते हैं, और जब कमाते हैं तो फिर पढ़ना भूल जाते हैं. वो गलत है जिंदगी में. आप स्टूडेंट फॉर लाइफ हो तो आपको दोनों आना चाहिए. तो मैंने अर्ली स्टेजेस से ही अपनी जितनी भी सैलरी मेरी आती थी मैं उसका 10%, जैसे मेरी सैलरी 10,000 थी, मैं 1,000 रुपये निकाल के रखता था. और जब भी वो मुझे लगता था कि मेरे पास काफ़ी हो गए अलग कोर्स में एनरोल करने के लिए, मैं करता था. और आपको सरप्राइज फील होगा कि जैसे मैंने वो पैसा इन्वेस्ट किया, अगली जॉब में मुझे नॉट ओनली उस पैसे का रिटर्न मिल गया बट बेटर जॉब भी मिली. तो इन्वेस्टमेंट आपको खुद के अंदर करना आना चाहिए. पैसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो प्रॉब्लम होती है. मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई हूँ आपकी बातों से. मुझे लग रहा है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए एक्चुअली में. एंड आई विल डू. बहुत सारे प्लान्स एक्चुअली दिमाग में होते हैं, बट एज यू सेड, जब हम अर्न करते हैं तो हम पढ़ना भूल जाते हैं, लर्न करना भूल जाते हैं. तो सेम थिंग हैपेंड विद मी, बट आई विल ट्राई टू चेंज करना है इस पैटर्न को एक्चुअली. एंड सर, हमने रिक्रूटमेंट की बात करी थी. हाँ. इसके साथ ही जब हमने डिफरेंट डाइवर्स स्टूडेंट्स की बात करी जो अलग अलग मोड ऑफ एजुकेशन से आते हैं अब, तो जब हम हायरिंग प्रोसेस होता है आपका, उस टाइम पे क्या आप डिफरेंशिएट करते हैं उन दोनों की सैलरीज में? लेट्स से यू हैव एक स्टूडेंट व्हिच इज from regular education and someone is from online education. Do you differentiate between the salaries? देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया ना. मैंने अपने पूरे 2 decades प्लस के करियर में मैंने ऐसे कभी डिफरेंशिएट नहीं किया. डिफरेंस वहाँ नहीं आता है. मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कहाँ आता है. 2 या 3 अलग अलग लेवल्स होते हैं. पहला लेवल, यदि आप फ्रेशर है तो आपने भी एक डिग्री की है और किसी सामने वाले ने डिग्री की है, आपने दोनों ने यदि ग्रेजुएशन किया है तो कोई ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंस नहीं आएगा until unless आपका कॉलेज जो है बहुत ही प्रीमियम है.
तो फिर एक बात है, लेकिन उसमें भी कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रेफरेंस आता है। हाँ, यदि कैंपस हायरिंग चल रही है तो बात है, लेकिन वो एक एस्पेक्ट है जो आपको देखना होगा। द सेकेंड एस्पेक्ट है, यदि आपने जॉब करना शुरू कर दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपका पिछला एजुकेशन है, फिर ये मैटर करता है कि अब आपने काम किस तरह का किया, किस ब्रांड के साथ आपने काम किया, किस रोल में काम किया, तो वो मैटर करता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन इतना मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि आपको पता है कि आपने वो पढ़ा है कि नहीं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यदि इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन एक आर्टिकलशिप है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने बीकॉम ऑनलाइन की है या बीकॉम आपने, यदि आपके बीकॉम के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कि आपने जर्नलिज्म किया है, आपने ऑनलाइन किया ऑफलाइन करता है, डजंट मैटर, यदि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको पहली जॉब सेम लेवल पे ही मिल जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं। So sir, another confusion I have. जो हम HRs की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो सर इसमें टॉप 5 क्वेश्चंस कौन से हैं जिससे किसी भी कैंडिडेट का आप उसे ले लेते हैं या फिर उसे कैंसिल कर देते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, और काश ऐसा कुछ होता कि मुझे वो 5 क्वेश्चंस पता होते तो मैं दुनिया के शायद सबसे अमीर आदमी होता और दुनिया की सारी जॉब्स मेरे पास होती है। लेकिन हाँ, मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस है, और शायद अब तक मैं खुद तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 4-5 हज़ार तो इंटरव्यू मैंने लिए होंगे, और 2-3 हज़ार लोगों को तो आराम से मैंने खुद हायर किया होगा। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए। देखिए, कोई भी ऐसा सवाल नहीं इंटरव्यूअर जो आपसे पूछ सकता है जो आपके सीवी से बाहर या आपके डोमेन से बाहर। तो पहली चीज, और ये मेरे बॉस ने मुझे बताया था जो मेरे साथ लाइफ टाइम था, तो पहली चीज जो भी होने वाली है कॉन्वर्सेशन थ्रू में, या तो वो आपके बारे में होने वाली है या आपके एक्सपीरियंस के बारे में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना एजुकेशन और अपना एक्सपीरियंस दोनों अच्छे से आना चाहिए। और एक बड़ा स्टैंडर्ड सवाल होता है जिसके अलग अलग वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड। अब उसको कुछ लोग क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं कि टेल मी योर जर्नी ऑल दिस वाइल। कुछ लोग बताते हैं हेल्प मी विद द डिसीजन दैट यू हैव टेकन सो फार दैट हैज हेल्प्ड यू रीच वेयर यू आर, वॉक थ्रू योर सीवी। तो वो उसको आप जामा कोई भी पहना दीजिए, सवाल वो वही होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। मेरे कैंपस में मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी वो है सन 2001 की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से तकरीबन 20-21 साल पहले। उस टाइम 9/11 हुआ था और प्लेसमेंट सीजन बहुत खराब था, और यही एक वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जो एक यूजुअली इंटरव्यू में शुरुआत में। सो मैंने देखा लोग आ रहे थे और जा रहे थे, वो कुछ सेकंड्स के लिए मेरे कैंपस में वो हायरिंग का प्रोसेस चल रहा था। तो मैंने कहा क्यों हो रहा है इसका, मतलब जो अंदर बैठा है, जो भी इंटरव्यूअर है, वो कोई सवाल पूछ रहा है जो शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है या बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर है। तो मैंने एक बंदे को रुक के पूछा, मैंने कहा क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन दे देयर आस्किंग? तो सर कुछ नहीं, 2-3 फंडामेंटल्स के क्वेश्चन एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और वहीं मेरे को पकड़ लिया मैंने कहा कि आप बाकियों से अलग और आपका जवाब बाकियों से अलग है तो आपका सिलेक्शन वहीं हो जाएगा पहले क्वेश्चन। सो आई प्रिपेयर्ड दैट टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ वेरी डिफरेंटली। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपनी शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। सो आई स्टार्टेड विद माय ज़ोडिएक साइन बिकॉज मैं थोड़ा सा ज़ोडिएक साइन में बिलीव करता हूँ। आई एम एन एरियन, and Aryan as by nature itself, they're very forthcoming, they're very all is well. I saw your expression changing. No, I am also into this oh thing. Okay, so then you know the qualities of Aryans, am I right? So I started with I'm an Aries, son of an army officer, which talks about my upbringing, and then I build my question. I don't want to tell you the exact answer that I have, but आप जैसे ही उसको एक ट्विस्ट कर देते हैं तो आपकी 5 या 10 क्वालिटीज एक सेंटेंस के अंदर दे देंगे, तो इंटरव्यूअर सामने वाला समझ जाता है कि बंदा क्रिएटिव, द पर्सन कम्स फ्रॉम वेरी क्रिएटिव थॉट ऑफ माइंड, हैज कम प्रिपेयर्ड, उसको ये नौकरी चाहिए वाकई में और ये सीरियस है इस जॉब के लिए। तो ये एक सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन। सेकंड, मैंने देखा है कि लोग बहुत कोशिश करने लग जाते हैं, कोई चीज नहीं आती उसको भी जवाब दें। कई बार आप बिल्कुल जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, शायद मुझे ये आज नहीं आता बट आई लर्न इफ यू टीच मी, यू नो। मैंने देखा है कि लोग स्टैंडर्ड कई बार बोल देते हैं आई लर्न, बट आपको इंटरव्यूअर से बोलना है आई लर्न इफ यू टीच मी और आई लर्न इफ यू हेल्प मी जॉइन दिस कंपनी। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा वल्नरेबल दिखाना पड़ता है, तो वो आपको करना बहुत जरूरी है। तीसरा, डोंट टॉक बैड अबाउट एनी प्रीवियस कंपनी, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना ही खराब है, बिकॉज इफ यू डू नॉट नो हाउ टू हैंडल फेलियर्स इन योर लाइफ देन यू आर नॉट मेंट फॉर दैट कट, आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी।
चौथा एस्पेक्ट ये कि जब भी आप अपना जवाब दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं नजर आनी चाहिए उसमें, बहुत ज़्यादा कंटेंट लगना चाहिए और लगना चाहिए रियलिस्टिक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनटिल आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डोंट मेक सैलरी एंड डेजिग्नेशन अ डील ब्रेकर। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। मैंने देखा है बहुत ऐसे लोग, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैंने देखा है, इंटरव्यू शुरू हुआ और उनका पहला, मैं उनसे पहले सवाल पूछूं, उनका पहला सवाल था सर इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी। सो वो एब्सोल्युटली नो नो है, मतलब मैं तो शायद ऐसे बंदे को कभी हायर नहीं करना चाहता। तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो उस रोल के तो आप मत जाइए। तो ये कुछ टिप्स मैं जरूर देना चाहूंगा जो शायद आपको और आपके ऑडियंसेस को ये एक्चुअल में गोल्डन टिप्स है, सीरियसली मेरे लिए भी एक गोल्डन टिप्स है। एंड मुझे पहली बार टेल मी समथिंग अबाउट यू का आंसर कुछ अलग मिला है, विच इज बहुत ही अच्छा है। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट सीरियसली। एंड टू बी फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम जेमिनी। Oh, awesome. I have this dual personality kind of thing. वैसे तो आई थिंक सबके अंदर ही है dual personality. हाँ, but आपका इंटेंट यही रहता है कि how do you give your best in life, and Geminis are good at it. मतलब you handle things, both the lives, facets of life so well. So I am into astrology and everything also. Awesome. So it is kind of something interesting thing for me. Yes. So sir, हम questions की बात कर रहे थे, and you talked about deal breaker. Is there any deal breaker question which selects or rejects a candidate? Absolutely. वो होते हैं usually तो लास्ट में आते हैं। मैंने देखा बहुत लोग सेलेक्ट हो जाते हैं लास्ट में आके, वो बिकॉज इंटरव्यू ना आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। Is there any question that you would like to ask me? Or let's flip the table and now you can ask me any question. बहुत लोगों को मिलता है, लोग बहुत ही बोरिंग और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका करियर प्रोग्रेशन क्या होगा इस रोल का, या करियर पाथ क्या होगा, या मतलब आपको इंटरव्यूअर को सामने से पता लग जाता है जबरदस्ती के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में कोई कॉन्टेंट। वहाँ बहुत बार आपने भी वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन एंड में किसी और ने एक बहुत ही अच्छा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछा, तो वो फंडामेंटल डील ब्रेकर क्वेश्चन रहता है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। इफ समवन इज अप्लाइंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट और आपने वही पूछा कि मेरा करियर पाथ क्या होगा, और यहाँ पे एक दूसरा इंसान है जो उसी रोल के लिए एक काफी स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट, सेइंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन OpenAI and I see my career there and I'm applying for this role. How do you think Microsoft and this industry is shaping in this arena? ना उसने अपने आप को उस क्वेश्चन से अलग कर दिया, उसने एम्प्लॉयर को सामने रखा, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव को लेकर वो फ्यूचर जानना चाहता है। आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये इंसान पढ़ता है, इसको नॉलेज है, ये इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, और इसमें वो अभी भी वो ज़ील है कि कुछ बेटर करते हैं। आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप सवाल पूछे, और आप कई बार ऐसा अजीब सा सवाल पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट और करियर पाथ, टेल मी समथिंग अबाउट दिस रोल। जब आपको रोल ही क्लियर नहीं तो फिर आप यहाँ पे आए क्यों? सो वो रिक्रूटर जब है, वो रिक्रूटर के माइंड में क्वेश्चन डेवलप कर देता है कि ये क्या ये बंदा सही है, यही जॉब इसके लिए बनी है या नहीं। और बहुत लोग वहाँ गलती करते हैं, बहुत लोग वो उसको they just simply end up asking the question which they shouldn't ask if they don't have any, and if they have they should come prepared for it. मैं भी ऐसा ट्राई करूँगी। एक्चुअली में मैं इस सेशन में सब टिप्स ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट। सो सर लास्टली आई वांट टू आस्क दिस, अगले 5 से 10 सालों में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना चेंज होने वाला है, या फिर इंडस्ट्री कितनी चेंज होने वाली है, एंड टॉप करियर कौन से होने वाले हैं? देखिए, आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें बदलेंगी। इनफैक्ट जो 2023 का साल था, 2022 का जो साल था वो डिजिटल का था, जिसमें काफ़ी डिजिटल इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली, डिजिटल टेक्नोलॉजीज देखने को मिली। 2023 जो रहा है वो मैं कहूँगा AI का साल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, MI, ALMI, इन सब का रहा है, which is artificial learning and machine intelligence। 2024 के बाद का जो समय आने वाला है वो और अगले कुछ जो वर्ष होंगे, उसमें मुझे लगता है कि
technology will play a very, very important role. So if you are somebody who's technology challenged, I'd say learn pretty fast. जैसे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि बहुत लोगों को अभी तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या जब भी आप किसी टूल को यूज करते हैं उन्हें नहीं आता. If I ask somebody when you're using an artificial intelligence tool, what is the temperature? And a lot of people may not be able to connect to it immediately. How do you create a right search? What is prompt engineering? तो आप किसी भी डोमेन की एक्सपर्ट हो, आप जर्नलिज्म के हो सकते हैं, फाइनेंस के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं. बट इफ यू डू नॉट नो दीज फंडामेंटल्स तो आपको चैलेंज आता है. पहली चीज. दूसरी चीज मुझे लगता है कि जो करियर फ्यूचर में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कॉमर्स कहीं नहीं जा रहा, इट्स हियर टू स्टे. जर्नलिज्म कहीं नहीं जा रहा, इट्स हियर टू स्टे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है, एडिशनली अदर देन योर डोमेन नॉलेज दैट यू हैव. मार्केटिंग इज गोइंग टू बी वेरी बिग. हम सब जानते हैं ATL और BTL से मार्केटिंग बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी है, एंड इट्स अ टाइम फॉर TTL व्हिच इज थ्रू द लाइन डिजिटल. ये डोमेन काफी ज्यादा है. आने वाले टाइम में I personally feel मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में काफी जॉब्स निकलने वाली है. वायरोलॉजी इन पर्टिकुलर काफी जॉब निकलने वाली है. सो domain expertise plus at the same time AI, I think is going to be a deadly combination and the kind of jobs that you will see in the time that will be created. So that's where I feel. So I guess आपकी digital marketing के बाद next degree is going to be in AI. Right? Yes, I've already completed my first course. अभी उसके लिए डिग्री मिली है in prompt engineering, और मैं एक आर्टिकल भी लिख चुका हूँ LinkedIn पे on prompt engineering. आप जाके देख सकते हैं. I knew. Yes, I'll go and see. So sir, इतना अच्छा सेशन I don't think मेरा कभी भी हुआ है. You're a perfect example of simple and intellectual person. जी. And I really enjoyed this session. Same. बहुत सारी टिप्स मिली मुझे खुद, and I am sure कि students के लिए सेशन बहुत ज़्यादा fruitful होने वाला है. And really, this session is you are gem of a person actually. Thank you so much. आपने इतनी सारी टिप्स हमारे साथ शेयर करी. Thank you. And I really hope कि students के लिए सारी टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे. थैंक यू सो मच. मैं भी उम्मीद करता हूँ. थैंक यू सो मच. मेरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुल रहा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपके स्टूडेंट्स सबके लिए मैं शायद कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर पाऊँ जो आपके काम आएंगी. थैंक यू सो मच. Definitely. It is one of my best sessions actually. Thank you. Thank you.